बच्चों, स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार के हमने परिभाषाएं पढ़ी, हमने उनके गुण पढ़े, हमने विभिन्न अभिक्रियाएं पढ़ी। और यदि तुम्हें परिभाषाएं ध्यान हो तो अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो H आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं, और क्षार वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। यही थी परिभाषा। अब उसके बाद हमने बताया था कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब ये तो हमें पता लग गया कि जो H आयन देता है जल में, जलीय विलयन में, वो अम्ल होता है, और जो OH आयन देता है वो क्षार होता है। ठीक है। और ये भी पता लग गया कि अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और क्षार नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। पर ये प्रबलता कैसे पता लगे कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है? नींबू हम खाते हैं, कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर हम H2SO4 जैसा अम्ल अगर हाथ पे भी गिर जाए तो जला देता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी अम्लीय है या कौन सी चीज़ कितनी क्षारीय है? तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं, इसका अगला टॉपिक, जिसका नाम है pH स्केल, हाइड्रोजन आयन सांद्रण और pH स्केल। बच्चों, चलिए चलते हैं हम लोग, आज पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण और pH मान। बेटा देखो, अभी जब हमने पिछली बार पहले वाले टॉपिक पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार। HCl क्या है? अम्ल। अगर इसको ये आयनित होकर क्या देता है? H आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है। और क्षार क्या होता है? NaOH क्षार है। ये इसने क्या दिया? Na आयन और OH आयन। यहाँ पे H आयन आया, यहाँ OH आयन आया। अम्ल ने क्या करा था? नीले लिटमस को लाल कर दिया, और लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। ठीक है। पर अब हमें ये पता लग गया कि अम्ल जल में आयनीकृत होकर H आयन देते हैं और क्षार जो है वो OH आयन देते हैं। अब हमने पानी को जब आयनीकृत होते देखा तो हमने देखा उसमें H आयन भी था और OH आयन भी था। तो अब ये कैसे निर्धारित हो कि ये अम्ल है या क्षार है, जबकि इसके जो गुण हैं वो ना अम्लीय है ना क्षारीय है? क्यों? क्योंकि ये इस पर लिटमस पर उसका कोई प्रभाव होता ही नहीं है। तो जो H आयन और OH आयन का बैलेंस होता है, यानी कि हाइड्रोजन में जितने H आयन हैं उतने ही OH आयन होंगे, तभी ये अम्लीय भी नहीं होगा, क्षारीय भी नहीं होगा। क्योंकि अगर H आयन ज़्यादा होते तो वो अम्लीय हो जाता, OH आयन ज़्यादा होते तो क्षारीय हो जाता। तो इसका मतलब होगा कि H आयन और OH आयन बराबर होंगे। ठीक है ना? तभी तो ये जो है ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। ठीक है। अब अगर हम इसमें H आयन बढ़ा देंगे, OH आयन कम हो जाएंगे, H आयन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय। और यदि OH आयन बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा? ये क्षारीय। अब जब जल में हम किसी अम्ल को मिलाते हैं तो क्या होगा? H आयन बढ़ जाएंगे, और जब क्षार को मिलाएंगे तो OH आयन बढ़ जाएंगे। लेकिन H आयन और OH आयन दोनों हैं, रहेंगे, बस संख्या बढ़ जाएगी। अगर H आयन की संख्या बढ़ गई तो वो अम्लीय हो गया, OH आयन की संख्या बढ़ गई तो वो क्षारीय हो गया। लेकिन H आयन और OH आयन दोनों में होते हैं। तो एक वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक सोरेनसन ने इसी गुण को जो है इस्तेमाल करते हुए एक स्केल बनाया। उन्होंने क्या करा कि अम्ल और क्षार की प्रबलता को H आयन सांद्रण द्वारा, यानी H आयन के कंसंट्रेशन द्वारा निर्धारित करते हुए 0 से 14 तक निर्धारित किया। इसे pH स्केल कहा। यानी उन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो जो है निर्धारित करता है कि ये अम्ल होगा या क्षार होगा, या कितना प्रबल अम्ल होगा या कितना प्रबल क्षार होगा। और उन्होंने नंबर दिए उसको 0 से 14, सिंपल से 0 से 14 अंक तक दे दिया। तो जब 0 से 14 तक उन्होंने दिया तो ये अंक है, इसका मतलब इसकी कोई भी
इकाई नहीं होगी, इसीलिए पीएच स्केल की कोई इकाई नहीं होती। उन्होंने फार्मूला क्या दिया कि पीएच जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच आइन, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के, यानी कि जितना हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्यादा उतना पीएच कम। ठीक है, जितना हाइड्रोजन आयन सांद्रण कम उतना पीएच ज्यादा। ठीक है, अब ये पीएच क्यों लिया उन्होंने? पी एक जर्मन शब्द होता है पोटेंज, POTENG। ठीक है, इसका मतलब होता है शक्ति, और H का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन। H का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन। तो उन्होंने क्या कहा, पीएच, अब जब अगर हम इसे लॉग में लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच आयन सांद्रण, और अगर OH आयन का लेंगे तो POH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH आयन, क्योंकि H आयन और OH आयन बराबर ही हैं। अब सवाल ये हुआ कि तो 0 से और 14 ही क्यों निर्धारित किए उन्होंने, 15 क्यों नहीं लिया, 20 क्यों नहीं लिया? तो बेटा इसके लिए हम लोगों को थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। जो जल होता है वो सबसे कम आयनित होता है, जल जो है हमारा वो सबसे कम आयनित होता है। 550 लाख अणुओं में से एक अणु आयनित होता है, यानी कि सांद्रण सबसे ज्यादा स्थिर किसका होता है, पानी का। और प्रयोगों द्वारा देखा गया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H आयन और OH आयन का जो सांद्रण था वो कितना था, 1 × 10⁻⁻14। कितना था, 10⁻⁻14। इसलिए ये वाला 14 इन्होंने यहां पे ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें जल में क्या होता है, H आयन और OH आयन बराबर होते हैं। तो जब H आयन और OH आयन बराबर है तो, और इसका मान कितना आ रहा है, दोनों की गुणा का 1 × 10⁻⁻14। तो यहां पे क्या हो जाएगा, H आयन का कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻7। क्यों? क्योंकि ये 14 है और दोनों बराबर है, 2 से भाग करोगे तो 7 आ जाएगा। और सांद्रण की वो इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसकी क्या होती है, मोल प्रति लीटर। तो pH इजिकल टू कितना हो गया, पानी का pH कितना हो गया हमारा, pH इजिकल टू माइनस लॉग H आयन सांद्रण। H आयन सांद्रण कितना है, 10⁻1 × 10⁻⁻7। अब तुम्हें लॉग अगर पढ़ा होगा तो ये लॉग m की पावर n इजिकल टू होता है n log m होता है। तो वही हो गया, n इधर आ गया, ये -7 इधर आ गया, माइनस पहले से लगा हुआ है, -7 log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1। तो इसलिए जल का कितना आ गया, 7। जल का कितना आ गया, 7। यानी कि, और ये जो हमारा जल है वो कितना होता है, वो न्यूट्रल होता है, ना अम्ल होता है ना जो वो क्षार होता है। तो यानी कि जल का जो हमारा पीएच आया वो कितना आया, 7। ठीक है बेटा, अब हमें पता लग गया कि जल का पीएच कितना होता है, 7, और वो होता है उदासीन। तो सुरेश सर ने क्या करा कि उन्होंने एक स्केल बनाया। स्केल को उन्होंने 0 से 14 तक अंक दिए। अब उन्होंने क्या करा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 14 तक गिनती लिखी, और उन्हें पता लग गया कि 7 पर जो है जल है, और ये ना अम्ल होता है और ना क्षार होता है। अब जो उन्होंने पीएच स्केल बनाया था उसका क्या था कि वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के इन्वर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती था। तो जितना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा उतना पीएच कम। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे इसका मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा अम्लीय है। तो उन्होंने क्या करा, 0 से अम्ल की शुरुआत की। तो सबसे पहले उन्होंने 0 से लेके 7 जो है वो न्यूट्रल हो गया, और उसके बाद 14 तक ले ली। अब 7 जो है पीएच 7 का मान ना अम्ल ना क्षार। अब आप उल्टी तरफ बढ़ेंगे यानी कि गिनती कम करते जाएंगे तो ये अम्ल, इधर अम्लीयता बढ़ती जाएगी और इधर सीधे हाथ की तरफ क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अब सवाल हुआ कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो 3.7 तक उन्होंने माना कि दुर्बल अम्ल है, और उसके बाद जो है प्रबल अम्ल है।
इसी तरह इन्होंने क्या करा कि 10.5 तक 10.5 तक जो है दुर्बल क्षार और उसके बाद प्रबल क्षार 14 तक। अगर मान लो कोई 0 है तो वो क्या होगा, पीएच का मान 0 है तो वो क्या होगा, प्रबल अम्ल। और यदि उसका मान 4 है तो वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल। ठीक है। इसी तरह पीएच यदि 14 है तो वो प्रबल क्षार होगा, सबसे क्षार होगा। और यदि उसका मान पीएच का मान 10 है तो कितना होगा, दुर्बल क्षार। समझ में आई। अब इसका पीएच का जो है वो दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। अगर हमने ये स्केल बना लिया, इससे हमें फायदा क्या हुआ। तो देखो बेटा, जो हमारी पाचन क्रिया होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पाचन क्रिया में सहायता करता है। ठीक है। और जो हमारा शरीर है वो उसको उतना ही क्षार बनाकर उसको न्यूट्रल रखता है, जिससे हमें एसिडिटी नहीं होती। लेकिन कभी कभी किसी वजह से अगर अम्ल की अधिकता हो जाती है तो हमें क्या होने लगती है, एसिडिटी। तो अब हमें अगर पीएच नहीं होता तो हमें पता नहीं लगता कि हमें क्या देना है, तो हम क्या देते हैं, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे देते हैं, जिसको हम एंटासिड भी कहते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है। ये दे देते हैं तो उससे क्या होता है, जो HCl की अम्लता है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये क्षार है, ये अम्ल है। ठीक है। इसी प्रकार जो दांतों की हमारी परत होती है वो क्या होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। ठीक है। अब यदि उसमें पानी में तो वो घुलती नहीं, फॉस्फेट है, पानी में तो घुलेगी नहीं, तो क्या करते हैं वो, अगर लेकिन अम्ल में घुल सकती है, तो जब तक उसका मान 5.5 रहता है तब तक तो वो संरक्षित रहती है। और यदि हम खाना खा के ब्रश ना करें तो उससे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, खाने से क्रिया करके एसिड ज़्यादा बना देते हैं, तो ये पीएच बढ़ जाएगा, तो उसकी एनेमल जो होता है, उसकी परत होती है वो खराब होती है। इसलिए हमें खाना खाने के बाद ब्रश या कुल्ला जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे एसिड का प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा, मधुमक्खी जैसे ही काटती है तो एकदम जलन मचती है, सूज जाता है। वो क्यों सूजता है? क्योंकि उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। जैसे ही शरीर हमारे शरीर में जाता है, वो क्या होता है, अम्लता बढ़ती है तो वो उतने में दर्द पीड़ा होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें तुरंत बेकिंग सोडा, दुर्बल जो है क्षार, बेकिंग सोडा लगा देते हैं, जिससे हमें आराम मिलता है। अब एक आपने और चीज़ सुनी होगी, अम्ल वर्षा। बहुत बार हम लोग नाम सुनते हैं कि अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा। तो वो अम्ल वर्षा क्या होती है, यदि वर्षा के जल 5.6 pH से कम हो जाती है तो जो वर्षा कहलाती है वो अम्ल वर्षा कहलाती है। यदि उसका मान 5.6 pH स्केल पर 5.6 से कम हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये एसिड रेन या अम्ल वर्षा। ठीक है। चलो अब हम इसके आगे बेटा और करेंगे, और इसको उतार